मूवी का नाम है लापता लेडीज, जो 2024 के अंदर रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत जनवरी 2001 में भारत के निर्मल प्रदेश से होती है, जहां हम दीपक कुमार को देख पाते हैं, जिसकी शादी फूल नाम की एक लड़की से होती है। और शादी हो जाने के बाद वे अपने ससुराल से अपने गांव जाने के लिए अपनी नई नवेली बीवी को लेकर निकल जाता है। सबसे पहले तो वे नाव में बैठते हैं, फिर बस में और फिर एक खच्चाखच भरी ट्रेन के अंदर। और जिस कंपार्टमेंट के अंदर वे बैठते हैं वहाँ कुछ और कपल होते हैं जिनकी भी अभी अभी शादी हुई है, और उन्होंने भी दीपक कुमार जैसा सूट और उनकी बीवियों ने दीपक की बीवी फूल जैसी सेम रेड कलर की साड़ी पहनी होती है। साथ ही सभी की बीवियों ने अपने कल्चर ट्रेडिशन की वजह से घूंघट भी निकाला होता है। कई स्टेशन निकलने के बाद जब रात को दीपक की नींद खुलती है, तब उसे पता चलता है कि उनका मूर्ति स्टेशन आ गया है, जहाँ पर उसे उतरना है। इसलिए वे अपना सामान लेकर अपनी बीवी फूल को चलने के लिए कहता है। इसलिए वे जल्दी से अपनी बीवी फूल का हाथ पकड़ता है और उसे उसके पीछे आने के लिए कहता है। लेकिन अंधेरे और कंफ्यूजन के अंदर दीपक को ये पता नहीं चलता है कि उसकी बीवी फूल तो ट्रेन के अंदर ही रह गई। जो बाहर आ जाती है वो सेम ही कंपार्टमेंट में बैठे प्रदीप की बीवी होती है। हालांकि उसने भी घूंघट निकाला होता है और सेम कलर की साड़ी पहनी होती है, इसलिए दीपक पहचान ही नहीं पाता है कि वे उसकी बीवी नहीं है। और वे लड़की यानी कि प्रदीप की बीवी भी वापस ट्रेन में नहीं जाती है, बल्कि वे खुद ही जानबूझकर दीपक के पीछे पीछे आने लगती है और उसे ये नहीं बताती है कि वे उसकी बीवी नहीं है, उसकी बीवी तो ट्रेन में ही रह गई। अब दीपक कुमार दूसरे की बीवी को लेकर बस में चढ़ जाता है और फिर अपने गांव सूरजमुखी पहुंच जाता है, जहां पर उसके दोस्त लोग बैंड बाजे के साथ अपने दोस्त दीपक और भाभी का स्वागत करते हैं। और घर आने के बाद दीपक का परिवार भी अपनी नई नवेली बहू का स्वागत करते हैं। अब पहले तो प्रदीप की बीवी को ये पता नहीं होता है कि वे किसी दूसरे दूल्हे के साथ आ चुकी है, लेकिन जब उसे ये पता चलता है तो वे जानबूझकर किसी को भी अपना सच नहीं बताती है। हालांकि स्वागत के टाइम जब उसे अपना घूंघट हटाने के लिए कहा जाता है, तब उसे घूंघट हटाना पड़ता है। और जब दीपक और उसके परिवार वाले अपनी बहू का चेहरा देखते हैं तो चेहरा देखने के बाद सभी शौक में चले जाते हैं। और दीपक कुमार की तो आंखें खुली की खुली रहती है। वो सोचने लगता है कि उसकी बीवी की जगह ये किसकी बीवी आ गई, उसकी बीवी फूल कहाँ पर है। अब दीपक से बहुत बड़ी गलती हुई है, इसलिए उसके मम्मी पापा उस पर बहुत गुस्सा करते हैं कि कैसे वे दूसरे की बीवी को लेकर आया है। लेकिन दीपक कुमार उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि जिस डिब्बे के अंदर वे थे वहां पर और दूसरे शादीशुदा जोड़े थे, जिनकी बीवियों ने भी सेम साड़ी और लंबा सा घूंघट निकाल रखा था। कद काठी सब सेम था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि वे दूसरे की बीवी को लेकर आ गया है। अब जब दीपक कुमार और उसके परिवार वाले प्रदीप की बीवी से उसका नाम पूछते हैं तो वे अपना नाम पुष्पा कुमारी बताती है और उन सबको अपने बारे में गलत जानकारी देती है। दरअसल उसका नाम जया होता है, लेकिन वे अपना असली नाम किसी को भी नहीं बताती है। अब सभी गाँव वालों को ये पता चल जाता है कि दीपक कुमार किसी दूसरे की बीवी को उठा लाया। दीपक को अपनी बीवी की बहुत चिंता होने लगती है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए वो रेलवे स्टेशन जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे फूल कहीं पर भी नहीं मिलती है। उसके दोस्त भी अपनी भाभी को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन किसी को भी फूल नहीं मिलती है। वही दूसरी तरफ हम प्रदीप को देखते हैं, जिसका स्टेशन भी आ जाता है, इसलिए वे अपनी बीवी को ट्रेन से उतरने के लिए कहता है। लेकिन वे जिसे बोलता है वो उसकी बीवी नहीं है, बल्कि फूल होती है, जो कि नींद से उठती है। और वे ट्रेन से बाहर आकर अपने पति दीपक कुमार को ढूंढने लगती है। वही स्टेशन पर प्रदीप के मम्मी पापा आ जाते हैं। प्रदीप उनके पास पहुंच जाता है, लेकिन जब उसकी बीवी नहीं आती है तो वो उसे आवाज देने लगता है। हालांकि फूल उसके पास नहीं जाती है, क्योंकि फूल अपने पति दीपक को ढूंढ रही है। और जब उसे अपना पति कहीं दिखाई नहीं देता है तो वे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उस दौरान प्रदीप को भी पता चल जाता है कि जिसे वे अपनी बीवी समझ रहा है वे तो कोई और है, इसलिए फिर वो वहाँ पर अपनी बीवी को ढूंढने लगता है। लेकिन उसे भी अपनी बीवी जया कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि वे तो दीपक कुमार के घर पर है। वही स्टेशन पर फूल काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, इसलिए वे स्टेशन पर ही कहीं छिप जाती है। सुबह होने पर उसे छोटू नाम का एक लड़का मिलता है, जिसे पता चलता है कि फूल खो गई है, इसलिए वे फूल की मदद करने लगता है और उसे स्टेशन मास्टर के पास लेकर जाता है। लेकिन फूल को ये पता नहीं होता है कि उसके पति दीपक कुमार के गांव का नाम क्या है, और वे अपने घर यानी मायके भी नहीं जाना चाहती है, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि वे अपने पति के बिना अपने घर वापस नहीं जा सकती है, और अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बहुत बदनामी होगी। इसलिए स्टेशन मास्टर भी उसकी कुछ मदद नहीं कर पाते हैं। इसलिए फिर छोटू उसे मंजू माई के पास लेकर जाता है, जिनके स्टेशन के ऊपर चाय की दुकान होती है। दरअसल छोटू भी उनकी दुकान पर ही काम करता है। अब फूल रेलवे स्टेशन पर ही रहना चाहती है, वहीं रहकर वो अपने पति का इंतजार करेगी,
पहले तो मंजूमई को फूल पसंद नहीं आती है, क्योंकि ना तो उसे अपने ससुराल का नाम पता है, ना ही वो अपने घर पर वापस जाना चाहती है, तो वो कैसे उसकी मदद करे। लेकिन फिर भी वे उसे अपने घर में पनाह देती है और अपनी दुकान पर काम भी देती है। वही दीपक अपने दोस्तों के साथ अपनी बीवी फूल को पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है और काफी ढूंढने के बाद जब फूल नहीं मिलती है तब वो थक हार कर एसआई श्याम मनोहर के पास पहुंच जाता है और अपनी बीवी फूल की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। और जब एसआई को ये पता चलता है कि दीपक किसी दूसरे की बीवी को लेकर आ गया है तो फिर वे दीपक को कहते हैं कि उन्हें उस लड़की से भी पूछताछ करनी पड़ेगी। इसलिए जब अगले दिन दीपक अपने दोस्तों के साथ जया को पुलिस स्टेशन लेकर आता है तब कहीं ना कहीं एसआई ये अनुमान लगा लेते हैं कि जया सच नहीं बता रही है, वे कुछ ना कुछ छिपा रही है और हो सकता है कि वे चोर है। यहाँ तक कि जब एसआई को दूसरे पुलिस स्टेशन से जहाँ पर प्रदीप ने अपनी बीवी जया की मिसिंग कंप्लेंट की है वहाँ से जब एसआई को ये पता चलता है कि कोई दूसरी दुल्हन भी मिसिंग है तब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो जया हो सकती है। इसलिए वे कांस्टेबल दुबे जी के साथ जया को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और फॉलो करते करते उन्हें ये पता चलता है कि जया के पास मोबाइल है जो कि वे अपने पास छिपा कर रखती है या ताकि वे अपने सोने के कंगन को बेचती है, साथ ही कंप्यूटर यूज़ करके फिर बस टिकट्स खरीदती है। उस दौरान एसआई जया की कई सारी फोटोज ले लेते हैं, लेकिन किसी के अंदर भी जया का चेहरा नजर नहीं आता है क्योंकि सब जगह उसने घूंघट निकाला होता है और पुलिस स्टेशन के अंदर उससे पूछताछ करने पर भी उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया था, उसने घूंघट रखा था। वही अब हम देख पाते हैं कि अब जया दीपक के परिवार से फ्रेंडली हो जाती है और दीपक के परिवार को पहले ये पता नहीं होता है कि जया को ऑर्गेनिक फार्मिंग की नॉलेज है, लेकिन जब वे उनके खेतों में लग रहे कीटनाशकों को भगाने का तोड़ बताती है तब सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। वही जब जया को यह पता चलता है कि दीपक की भाभी एक स्केच आर्टिस्ट है तो वह उनसे फूल का स्केच बनवाती है ताकि वे फूल को ढूंढने में दीपक की मदद कर सके। दूसरी तरफ अब फूल मंजूबाई की चाय की दुकान में तो काम करती है, साथ में अब उसे ये पता चल चुका है कि इंडिपेंडेंट कैसे रहना है और ये भी कि कैसे कुछ करके भी अपनी पहचान बनाई जा सकती है। कुछ टाइम के बाद एसआई श्याम को दूसरे पुलिस स्टेशन से फैक्स के जरिए जया की फोटो मिल जाती है और ये भी पता चल जाता है कि जया ने जो अपने बारे में दीपक और उसके परिवार को और पुलिस स्टेशन में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी गलत है, क्योंकि उसने अपना नाम पुष्पा बताया था और वे कहाँ से है उसके बारे में गलत बताया। सभी को पता चल जाता है कि उसका असली नाम जया है। अब एसआई को ऐसा लगता है कि जया उन चोरों के ग्रुप में से है जो शादी होने के बाद सारे गहने जवाहरात लेकर भाग जाती है, इसलिए वे जया को गिरफ्तार कर लेते हैं। दीपक और उसके परिवार वाले हैरान रहते हैं कि जया ने उन सबसे झूठ बोला, उन्हें उसके छल के बारे में पता ही नहीं चला, उन्होंने उसे इतने दिन अपने पास रखा। अगर वे पहले ही बता देती कि उसके पास फ़ोन है, उसका असली नाम जया है, तो वे उसके घर वालों को उसके बारे में बता देते। हालांकि पुलिस स्टेशन में जया अपनी बात रखती है और वह सच बताती है कि कैसे उसकी इच्छा के खिलाफ उसकी मां ने उसकी शादी प्रदीप से करवा दी, जिसने सिर्फ दहेज के लिए शादी की थी। जया टॉपर थी और वे ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहती थी, यहाँ तक कि उसे देहरादून की एक नामी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन भी मिल गया था, लेकिन उसे अपना करियर बनाने का मौका ही नहीं मिला। उसकी मां ने उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी और अपने करियर को बुलाकर फिर जया ने भी शादी कर ली। लेकिन जब ट्रेन के अंदर एक्सीडेंटली दीपक ने उसका हाथ पकड़कर चलने के लिए कहा तब जया को अपना करियर बनाने का, आगे पढ़ाई करने का मौका दिखाई दिया, इसलिए वो दीपक के साथ आ गई ताकि प्रदीप से उसका पीछा छोड़ सके। उसने जो कंगन बेचा वह अपनी फीस के लिए और बस टिकट के लिए बेचा ताकि वो देहरादून जा सके। अब सच्चाई सुनने के बाद दीपक जया को कहता है कि वे पहले भी सच बता सकती थी, लेकिन जया कहती है कि वे बता देती तो क्या वे उसे उनके साथ रखते। उस दौरान पुलिस स्टेशन के अंदर प्रदीप भी आ जाता है जो जया को लेने आता है। वे पहले तो एसआई को रिश्वत देता है ताकि वे कोई बड़ा केस ना बनाकर सिर्फ मिसिंग का छोटा मोटा केस बनाकर इस केस को क्लोज कर दे, और फिर जया को डराता है, धमकाता है, उसे असोल्ट करता है, वो भी पुलिस स्टेशन के अंदर सभी पुलिस वालों के सामने। जिसके बाद एसआई उसे बोलते हैं कि जो मिसिंग का केस था वे तो क्लोज हो चुका है, लेकिन उसने जो जया को असोल्ट किया है अब उसका केस खुल चुका है, और ये भी कि जया अडल्ट है, वो बालिग है, वो प्रदीप के साथ नहीं जाना चाहती है, इसलिए प्रदीप उसे ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकता है। प्रदीप को गुस्सा आ जाता है, वो एसआई को धमकाने लगता है, लेकिन जब एसआई उसे बोलते हैं कि वे उसके ऊपर कितने सारे चार्जेस लगाकर जेल की हवा खिला सकते हैं, और ये भी कि अगर उसने ज़िंदगी में कभी भी जया के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो वे खुद प्रदीप तक पहुंच जाएंगे।
अब प्रदीप की बत्ती गुल हो जाती है, वे घबरा जाता है। हालांकि उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके दोस्त उसे पुलिस स्टेशन से ले जाते हैं। जया बहुत खुश हो जाती है क्योंकि एसआई ने उसकी मदद की और अब उसे उसका करियर बनाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। जया को अपने गहने वापस मिल जाते हैं। जया एसआई को उसकी मदद करने के लिए वो कंगन देती है जो कि उसने बेच दिया था, जो बाद में पुलिस ने ले लिया था। और वैसे भी वे कंगन जया को अपने ससुराल की तरफ से मिला था। दूसरी तरफ हम फूल को देखते हैं जिसे कि वो पोस्टर मिल जाता है, जिसको जया के कहने पर दीपक की भाभी ने बनाया था और उसके ऊपर जया का नंबर भी होता है। इसलिए जब फूल, छोटू और मंजू मई स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं तो स्टेशन मास्टर उस नंबर पर कॉल करते हैं। जया का फ़ोन एसआई के पास होता है और एसआई स्टेशन मास्टर से बात करते हैं। ज़्यादा बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन फूल को अपना ससुराल सूरजमुखी का नाम याद आ जाता है। इसलिए तुरंत उसे सूरजमुखी जाने वाली ट्रेन में बिठाया जाता है और दीपक भी अपने दोस्तों के साथ स्टेशन पहुंच जाता है, जहां पर उसे अपनी फूल मिल जाती है। वही कुछ टाइम के बाद जया को सूरजमुखी गांव से बस में बिठा दिया जाता है ताकि जया देहरादून पहुंच सके। लेकिन जाने से पहले जया दीपक की माँ, उसके पापा, उसकी भाभी और उसकी बीवी फूल से मिलती है। सब लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि कुछ टाइम के अंदर ही जया का सबसे एक कनेक्शन सा बन गया था और जया की वजह से फूल अपने ससुराल पहुंच पाई। वही दीपक का एक दोस्त है जो जया को पसंद करने लगा है, लेकिन वे उसे कुछ कह ही नहीं पाता है। वही अब जया सबको अलविदा कहकर देहरादून के लिए निकल जाती है और दीपक के दोस्त, उसका परिवार भी अपने घर की ओर जाने लगता है। लेकिन दीपक और फूल वहीं रुक जाते हैं, पैदल चलने लगते हैं क्योंकि शादी हो जाने के बाद फूल गुम हो गई थी, जिसके बाद ना तो उनके बीच बात हुई, ना ही उन्होंने एक दूसरे को देखा। इसलिए दोनों पैदल चलते चलते एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बात करते हैं और अपने घर की ओर चल देते हैं। ये फिल्म सिर्फ दुल्हनों के बदलने की कॉमिक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें समाज के कई मुद्दे दिखाए गए हैं, जैसे कि महिलाओं की पहचान, शादी के बाद भी लड़की की अपनी पहचान होती है, शिक्षा का महत्व, पढ़ाई से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलता है और आत्मनिर्भर रहना, फूल का अकेले जीना सीखना और जया का अपने सपनों के लिए लड़ना। कुल मिलाकर ये फिल्म हमें ये दिखाती है, ये सिखाती है कि गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी पहचान खो देना सबसे बड़ी गलती है। ये महिला सशक्तिकरण को बिना किसी भाषण के बहुत ही प्यार से समझा जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।